हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लेट्स स्टार्ट विथ फर्दर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर्स। Conciliation is a voluntary, non-binding, flexible process in which parties to a dispute require neutral third party to help them reach an amicable settlement. ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंडर आता है कंसिलिएशन, जहाँ पे दो पार्टीज होती है और उसको मतलब पार्टी ए, पार्टी बी और एक न्यूट्रल पार्टी रहेगी जो कि दोनों का सेटलमेंट करेगी। It is recognized under Part 3 of Arbitration and Conciliation Act 1996. Features क्या है? Voluntary, party choose to enter conciliation. पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है। अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट वी विल गो फॉर कंसिलिएशन। न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। कंसिलिएटर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाइज इश्यूज, सजेस्ट सोल्यूशन। जो उनमें डिस्प्यूट होता है उसके इश्यूज आइडेंटिफाई करता है और जो सोल्यूशन सजेस्ट करता है। कॉन्फिडेंशियल होता है। Proceeding and statement made are confidential. No strict procedure, informal, flexible, party friendly procedure होती है। Settlement agreement, if reached, it has the same status as an arbitral award, binding and enforceable like decree of court. तो conciliation में सारी proceeding और statement confidential होते हैं, कुछ strict procedure नहीं होती है। मेन इश्यू होता है dispute resolve करना, और एक बार लास्ट में अगर इश्यू सेटल हो जाता है तो फिर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट करते हैं और उसका सेम स्टेटस है जैसे कि एक आर्बिट्रल अवार्ड, और वो मतलब जैसे कोर्ट का जजमेंट रहता है डिक्री, उसी तरह बाइंडिंग और एनफोर्सेबल रहता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? लेस एडवर्सरियल, प्रिजर्व रिलेशनशिप, फास्टर एंड चीपर देन लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन, एनकरेजेस क्रिएटिव विन विन सिचुएशन। mediation क्या होता है? mediation is a process where neutral mediator help parties communicate and negotiate to reach their own settlement. दो पार्टीज है ए एंड बी, और यहाँ पे एक मीडिएटर रहता है। वो दोनों को, इनके बीच में जो अगर डिस्प्यूट होगा तो ये मीडिएटर इन दोनों को बुलाता है पास, मतलब, और निगोशिएशन मतलब जो उनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसमें ये मदद करता है। द मेडिएटर डज नॉट सजेस्ट सोल्यूशन। कंसिलिएशन में जो थर्ड पार्टी होती है न्यूट्रल, वो सजेशन देती है। मीडिएटर जस्ट ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर। द मीडिएटर डज नॉट सजेस्ट सोल्यूशन बट ओनली फैसिलिटेट्स डायलॉग। रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मली अंडर मीडिएशन एक्ट 2023। फीचर्स of mediation: voluntary and confidential, party centric, outcome is decided by parties, not imposed. ए और बी के बीच का डिस्प्यूट है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, मीडिएटर सिर्फ इनको पास में लाएगा। और कंसिलिएशन में न्यूट्रल थर्ड पार्टी क्या करेगी? ए और बी को एक तो इनका डिस्प्यूट भी रिजॉल्व करेगी और सजेशंस भी देगी। अगर बी की साइड ज्यादा स्ट्रांग हो रही हो तो वो ए के साइड से सजेशन, दोनों को एक सेम लेवल पे। मीडिएटर सिर्फ पार्टी को साथ में लाता है। Mediator's role: to guide conversation, reduce hostility and promote understanding. Non-binding until settlement agreement is signed. अगर मीडिएशन में अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, बाद में सेटलमेंट होता है, जब तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता तब तक नॉन बाइंडिंग है। सेटलमेंट एग्रीमेंट वन साइड, बाइंडिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट डिक्री अंडर न्यू मीडिएशन एक्ट। एडवांटेजेस क्या है? प्रमोट हार्मनी एंड प्रिजर्व रिलेशनशिप, useful in family dispute, community dispute and commercial dispute. Less formal, avoid technicalities of law. एक फॉर्मल सेटल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड है जिसमें रिलेशन भी प्रिजर्व रहते हैं, हार्मनी भी रहती है, और मतलब जो पर्सनल डिस्प्यूट होते हैं वो पब्लिकली नहीं आते। कमीशन ऑफ इंक्वायरी: The Commission of Inquiry Act 1952. A commission of inquiry is a fact-finding body appointed by government to inquire into matters of public importance. जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं उसके लिए जो कमीशन अपॉइंट करते हैं तो उसको कमीशन ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं। इट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ बट हैज सर्टेन पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट टू कलेक्ट एविडेंस एंड मेक रिकमेंडेशन। जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर रिकमेंडेशन देते हैं। आगे आके आप एग्जांपल थ्रू समझ जाएंगे।
Its purpose is to aid policy making, administrative reforms and public accountability. ये मोस्टली इंफॉर्मेशन देता है, जो डाटा वगैरह होता है, एविडेंस, रिकमेंडेशन वगैरह, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में हेल्प होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बेसिस, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 मेन स्टैट्यूट है, इसके थ्रू कमीशन बनाए जाते हैं. एंट्री 94 यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 45 कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि 7th शेड्यूल में जो ये है, जो 7th शेड्यूल में जो यूनियन और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट भी है. और तो यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 94 और कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 45 में ये है, एम्पावर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू एनैक्ट सच लॉ. अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन अंडर सेक्शन 3, गवर्नमेंट में अपॉइंट अ कमीशन, central government for subject within union jurisdiction or if two or more state request. जो यूनियन जुरिस्डिक्शन के इश्यूज हैं उसके लिए कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर अगर 2 और मोर स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की तो उनके बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए कमीशन अपॉइंट कर सकती है? फॉर सब्जेक्ट्स विद इन स्टेट जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. तो कमीशन की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में देना पड़ता है. पावर ऑफ कमीशन, पावर ऑफ कमीशन सेक्शन 4 to 5, 4 and 5. Commission has power similar to a civil court, summoning and enforcing attendance of witnesses, requiring discovery and production of documents, receiving evidence on affidavits, requestioning public records from courts and office, issuing commission for examination of witness documents. Section 5 subclause 2, government may confer additional powers like seizure of documents, entry in premises. ये सारे पावर है कमीशन के. प्रोसीजर क्या है? कमीशन इज फ्री टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, फ्लेक्सिबल अनलाइक कोर्ट्स. कमीशन को जैसे फ्लेक्सिबल लगेगा वो प्रोसीजर वो फॉलो कर सकते हैं. प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड judicial proceedings under IPC section 193 and 228, perjury or contempt. Reports of commission, after inquiry commission submits a report with findings and recommendation to the government. कमीशन जो कुछ भी उनकी फाइंडिंग्स रहती है उसका रिपोर्ट और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं. रिपोर्ट इज एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग. ये सिर्फ एक एडवाइजरी रिपोर्ट रहता है, ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Government may accept or reject it, but usually lays it before Parliament, state legislature for transparency. Government इसको accept भी कर सकता है, reject भी कर सकता है, फिर भी transparency के लिए Parliament के सामने इन रिपोर्ट को रखा जाता है. Limitations क्या है कमीशन के? Not judicially enforceable, recommendation not binding. बाइंडिंग नहीं होने के कारण जुडिशियली एनफोर्सेबल नहीं है. डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, कमीशन कैन ओनली बी सेट अप बाय एग्जीक्यूटिव. Political misuse, sometimes used to target opposition or delay matters. Delay in reports, many commission take years. Example, Lebanon commission took 17 years. तो जानबूझ के कमीशन कभी कभी डिले करते हैं, तो ये मिसयूज भी हो जाता है कभी पॉलिटिकल. इंपॉर्टेंट कमीशंस इन इंडिया, शाह कमीशन 1977 ड्यूरिंग इमरजेंसी. जब इमरजेंसी थी तो मिसयूज हुआ है कि नहीं पावर का, ये देखने के लिए शाह कमीशन अपॉइंट किया गया था. लेबरहन कमीशन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के लिए अपॉइंट किया गया था. नानावटी कमीशन जो गुजरात में राइट्स हुए थे तभी ये कमीशन बनाया गया था. जस्टिस श्री कृष्ण कमीशन बॉम्बे राइट्स के लिए. तो ऐसे डिफरेंट डिस्प्यूट अगर होंगे तो उसके लिए कमीशन अपॉइंट करते हैं. तो एक नया कंसेप्ट है ओम्बड्समैन इन इंडिया, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. ओम्बड्समैन का मीनिंग क्या है देखते हैं. ओम्बड्समैन an independent authority created to investigate complaints of corruption, maladministration and abuse of power against public officer. जो लोकपाल लोकायुक्त था उसमें से ये कंसेप्ट है. ओम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी करप्शन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन और अब्यूज ऑफ पावर को.
इंडिया में लोकपाल रहेगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए, लोकायुक्त रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। बैकग्राउंड क्या है इसका, ये फर्स्ट सजेस्ट किया था डॉक्टर एल.एम. सिंघवी 1960 में। फर्स्ट एआरसी रिकमेंडेड creation of lokpal and lokayukt, several bills introduced but failed। बहुत सारे बिल प्रेजेंट किए गए थे लेकिन अपॉइंटमेंट after public pressure during Anna Hazare's movement 2011-12 the Lokpal and Lokayukt Act 2013 was enacted। तो 2011-12 में अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, तब ज्यादा इसका डिमांड किया गया, तब उसको इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। स्ट्रक्चर अंडर 2013 एक्ट, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे लोकपाल रहेगा। कॉम्पोजिशन क्या है इसमें, मैक्सिमम 8 मेंबर्स। चेयरपर्सन कौन रहेंगे, फॉर्मर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज और एमिनेंट पर्सन। मेंबर्स कौन रहेंगे, अप टू 8। 50% जुडिशियल रहेंगे, 50% SC ST OBC वुमेन और माइनॉरिटीज इनमें से रहेंगे। अपॉइंटमेंट कमिटी सेक्शन 4 डील्स विद अपॉइंटमेंट कमिटी। कौन कौन अपॉइंटमेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट जूरिस्ट, इतने सारे लोग मिलके अपॉइंट करेंगे लोकपाल को। लोकायुक्त जो स्टेट लेवल पे रहता है, ईच स्टेट मस्ट एस्टेब्लिश लोकायुक्त विद इन 1 year ऑफ द एक्ट, appointed by governor after consultation with chief justice of high court and leader of opposition in assembly। jurisdiction, lokpal or lokayukt can inquire into allegation of corruption against prime minister, लेकिन with restriction, no inquiry into national security, international relation। ministers, member of parliament, group A B C D, officer of union state, ऑफिशियल्स ऑफ बॉडी, सोसाइटी, ट्रस्ट रिसीविंग पब्लिक फंड, इन सारे लोगों की इंक्वायरी लोकपाल या लोकायुक्त कर सकते हैं। पावर्स क्या हैं लोकपाल लोकायुक्त के, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन कंप्लेंट्स, कैन ऑर्डर प्रोसिक्यूशन आफ्टर इंक्वायरी। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट इन समनिंग, एग्जामिनिंग एविडेंस, रिक्वेस्शनिंग डॉक्यूमेंट्स, कैन अटैच प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय करप्ट मीन्स, वर्क्स इन coordination with CVC, CBI, state vigilance bodies। प्रोसीजर क्या है, कंप्लेंट रिसीव्ड, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते, फिर इफ प्राइमा फेसी केस है तो इन्वेस्टिगेशन बाय CBI और एनी एजेंसी। लोकपाल और लोकायुक्त में प्रोसिक्यूट विद सैंक्शन, प्रोसीडिंग मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, यूजुअली 6 months, इन रेयर केस इट्स एक्सटेंडेबल। सिग्निफिकेंस क्या है, First statutory anti-corruption ombudsman at national and state levels, enhances public confidence in government accountability, ensures independent investigation of corruption at the highest levels। Limitations या फिर criticisms, recommendation not self-executing, need government agencies for enforcement। लोकपाल और लोकायुक्त ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं लेकिन खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए उनको गवर्नमेंट की हेल्प लगती है। नो इंडिपेंडेंट investigative machinery like relies on CBI, CVC। Political delays in appointment, first Lokpal appointed only in 2019। State compliance uneven, some states still lack strong लोकायुक्त, exclusion of judiciary judges not covered। ये limitations है लोकपाल और लोकायुक्त के। अब नेक्स्ट देखते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2002 के अंडर है। बैकग्राउंड क्या है इसका, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनाम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। Initially created by an executive resolution, later given statutory status by Central Vigilance Commission Act 2003 to strengthen independence and powers। नेचर क्या है इसका, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब स्टैट्यूट के थ्रू बनाई गई है। अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टू चेक करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स एक्सेट्रा, रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉम्पोजिशन क्या है इसका, सेक्शन 3 के अंडर, CVC एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर
तो एक चेयरपर्सन रहेगा, अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कमिटी में कौन कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। टेन्योर का क्या रहेगा इसका? 4 ईयर और अंटिल 65 years of age, whichever is earlier. Removal by presidents on ground similar to removal of high court judge, that is proved misbehavior, incapacity. Jurisdiction and power. CVC exercises superintendence over vigilance administration in central government and allied organization. Supervisory power है, supervises and directs the functioning of Delhi Special Establishment CBI in cases relating to corruption, reviews progress of investigation by CBI. Advisory power रहती है, advises central government, public sector undertaking, banks and other authorities on vigilance matter, recommends action against government servant guilty of corruption. Investigative powers भी है इनको, can inquire or cause inquiry into offences under Prevention of Corruption Act 1988, has power of civil court, summoning witness, receiving documents, requestioning records. Other powers क्या है इनके? Exercises control over chief vigilance officer in ministries, departments, PSUs, can recommend transfer, suspension और disciplinary action against erring official. अगर किसी का misbehavior है तो उनका ट्रांसफर या सस्पेंशन कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? एडवाइजरी बॉडी है ये, इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, नो डायरेक्ट पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिपेंड्स ऑन सीबीआई और डिपार्टमेंटल एक्शन। उनको एज जो वर्कफोर्स के लिए जो कहते हैं अपन लोग उनको यूज करने पड़ते हैं, वो सीबीआई थ्रू मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं सीबीआई का। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, डज नॉट कवर जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट सैंक्शन स्टिल रिक्वायर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? स्ट्रेंथन्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अगेंस्ट करप्शन, प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट विजिलेंस मैकेनिज्म इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क्स एज लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड लोकपाल, लोकपाल और गवर्नमेंट के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, विसल ब्लोअर किसे कहते हैं? अगर कोई इंसान कहीं करप्शन हो रहा है, क्या अगर माल प्रैक्टिस चल रही है, अगर उसके बारे में गवर्नमेंट को बताता है तो उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। A whistleblower is any person who exposes corruption, misuse of power or wrongdoing in government organization. The act provides statutory mechanism to receive complaints, inquire into them and protect whistleblowers from victimization and harassment. अगर कोई गवर्नमेंट में जो करप्शन वगैरह हो रहा है और उसको वो अगर पब्लिक के सामने लाता है तो ये एक्ट उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम विक्टिमाइजेशन और हैरेसमेंट। Objectives of the act: to establish legal framework for receiving and inquiring into complaints of corruption, abuse of power, misuse of discretion by public servants. To protect person making such disclosure from retribution, threats, harassment. To promote transparency and accountability in governance. Background क्या है इसका? Enacted in response to public demand after several whistleblower death, मतलब बहुत सारे विसल ब्लोअर की डेथ हुई थी, उसके बाद पब्लिक डिमांड हुआ। तो एग्जांपल, सत्येंद्र दुबे, एनएचआई इंजीनियर, मर्डर इन 2003, इन्होंने बहुत बड़ा करप्शन का ये सामने लाया था लोगों के सामने। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन 179th रिपोर्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC, ये विसल ब्लोअर एक्ट लाया गया। Authorities under this act, complaints can be made to Central Vigilance Commission for central government employees, State Vigilance Commission or Lokayuks for state government employees. They are responsible for inquiry, investigation and recommending actions. Key provision क्या है? Who can complain? Any public servant or any other person including NGO or citizen, मतलब citizen complain कर सकता है। Who can be complained against? Minister, MPs, MLAs, employees of union and state government, PSUs and government funded organization. Protection to whistleblowers: protection of identity and confidentiality, protection against victimization, penal action against official who reveals whistleblower's identity. Exclusion: complaints cannot relate to information prejudicial to sovereignty, security or friendly relation with foreign states,
Cabinet proceeding, commercial confidence, trade secret, intellectual property unless corruption is involved. पेनल्टीज क्या है इसमें? फॉल्स और फ्यूरियस कंप्लेंट रही तो पेनल्टी ऑन कंप्लेंट. डिस्क्लोजर ऑफ प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी, अगर किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की गई तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन. Limitations: does not cover private sector employees, excludes intelligence security organization like raw IB, still requires government sanction for prosecution of senior officials, lack of clarity on time bound protection and witness protection, implementation is weak, very few complaints proceed under the act. Significance क्या है? Provide a statutory mechanism to protect whistleblowers, encourages citizens and employees to expose corruption, complements the Lokpal and CVC framework, helps in building a culture of transparency and accountability. That was all for today. Please like, share and subscribe. See you in next video. Thank you.